Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 6th November of 2020 and it's a Friday today. एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, यूजीसी कब फॉर्म किया गया था? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कब फॉर्म किया गया था? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, शेड्यूल 7 क्या डिफाइन करता है? शेड्यूल 7 क्या डिफाइन करता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही साथ और कोई डाउट और एनालिसिस से रिलेटेड वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। चलिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 247 या डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक से, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, या टेलीग्राम में टाइप करके क्वेश्चन आर और इस लोगों के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे। जो हम लोग एनालिसिस करते हैं वो सारे PDF नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने भी नोट्स यहाँ से बना सकते हैं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं। पहली न्यूज़ आती है, बिडेन एजेस क्लोजर टू विक्ट्री एज ट्रम्प माउंट लीगल चैलेंजेस की। जो बिडेन वो धीरे धीरे विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। कल भी क्लियर कोई साइन नहीं आया कि कौन जीतेगा US प्रेसिडेंट इलेक्शन, लेकिन ऐसा लग रहा है जो बिडेन क्या कहते हैं, धीरे धीरे उनकी सीट्स बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि वही अगले US प्रेसिडेंट हो सकते हैं। और उसके अगली तरफ क्या कहते हैं, हम देखें तो जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है, जो इससे पहले US प्रेसिडेंट थे, वो लीगल चैलेंजेस पे जा रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहते हैं पटिशन फाइल की है, क्या कहते हैं कि जो वोटिंग प्रोसेस है उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण वो कई सीट्स पे हारे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अब देखना है क्या होता है। उसमें ये भी प्रोसेस होता है US प्रेसिडेंट इलेक्शन में कि अगर सुप्रीम कोर्ट केस एक्सेप्ट कर लेती है और उस पर डिसीजन नहीं होता है, अगर वो केस सुप्रीम कोर्ट के पास रहता है, तो फिर से डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहते हैं पीरियड चालू हो जाएगा। फिर से उनका ही एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस पीरियड चालू हो जाएगा और फिर वो 4 साल के लिए और रहेंगे। तो इसलिए ये भी कहते एक तरह से एक रीज़न हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट गए हों। तो इसमें वही बात की गई है कि 270 विन के लिए दोनों ही काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। वो 253 उनके हो गए हैं और क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के 214 है। तो धीरे धीरे आज लग रहा है कि आज रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा कि कौन हो अगला US प्रेसिडेंट होगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, चाइना बार्स ट्रैवलर्स फ्रॉम इंडिया इन UK। कि चाइना ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए इंडिया और UK से आने वाले क्या कहते हैं ट्रैवलर्स को। UK, बेल्जियम, इंडिया और फिलीपींस से जो टेम्पररी सस्पेंडिंग वैलिड वीज़ा, जो वैलिड वीज़ा पे लोग आए थे, क्योंकि वहाँ पे भी इम्पोर्टेड कोविड केसेस बढ़ने लगे थे, इसीलिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दी और सारे ट्रैवलिंग जो वीज़ाज थे, वैलिड वीज़ाज भी थे, सबको ब्लॉक कर दिया और सब लोगों को वापस भेज दिया, क्योंकि बीजिंग में जो इम्पोर्टेड कोविड-19 केसेस है वो बढ़ने लगे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, दिल्ली कुड सून बिकम कोरोना कैपिटल से हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली जल्दी क्या कहते हैं कोरोना कैपिटल हो जाएगा, सबसे ज़्यादा केसेस कोरोना के दिल्ली में हो जाएंगे, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा। कोर्ट ने पूछा है सिविक बॉडीज टू क्लियर सैलरीज की। जो सिविक बॉडीज से कहा है कि जो सैलरीज लोगों की रोक रखी है उनको क्लियर किया जाए। कल ही क्या कहते हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो दिल्ली है वो जल्दी कोरोना कैपिटल ऑफ द कंट्री हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा, क्या कहते हैं जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी, टीचर्स हैं और जो रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं, अमंग अदर्स एम्प्लॉयड विद द नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो क्या कहते हैं नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ एम्प्लॉयड हैं, उनकी सैलरी को क्लियर किया जाए, ऐसा इसमें बताया है। क्या कहते हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा सिविक बॉडी से। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, कैपिटल्स एक्वाई स्लिप टू सीवियर कैटेगरी। कि दिल्ली का एक्वाई बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में है, लगभग एट अ स्कोर ऑफ 450 है, जो सबसे मैक्सिमम है। इससे पहले दिसंबर 30 में 2019 में 446 था और इस बार 450 पहुंच गया। तो सोचने की बात है, कहते हैं कि एक्वाई इस वक्त वेरी सीवियर कैटेगरी में पहुंच गया है। तो एक्वाई को हम लोग देख लेते हैं, एक्वाई क्या होता है। एक्यूआई एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये एक इंडेक्स है जो रिपोर्टिंग डेली एयर क्वालिटी, जो डेली एयर क्वालिटी को मेजर करता है और बताता है, रिपोर्ट करता है। ये मेनली फोकस करता है ह्यूमन हेल्थ में, क्या एक्सपीरियंस होगा किसी का कि जब वो पॉल्यूटेड एयर क्या कहते हैं ब्रीथ करेंगे, ह्यूमन्स का क्या उस पर कहते हैं कैसे हार्मफुल हो सकती है, उस पर ये भी फोकस करता है।
इसके 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं: ग्राउंड लेवल ओजोन, PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड। और जो ग्राउंड लेवल ओजोन है और जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स हैं वो मेजर 2 पॉल्यूटेंट्स हैं जो बिगेस्ट थ्रेट है ह्यूमन हेल्थ के लिए इंडिया में, जो क्या कहते हैं मेजरली ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है गवर्नमेंट बैन्स ऑर्डर्स बैन ऑन क्रैकर्स की। क्या कहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने सारे क्रैकर्स, जितने भी क्रैकर्स, सब पे बैन लगा दिए। उन्होंने, केजरीवाल ने कहा है, सीएम केजरीवाल ने, कहते हैं कि सिर्फ आप घर लोगों से कहा है कि आप सिर्फ लक्ष्मी पूजा करिए, ना कि पटाखे छुटाइए। इस बार आप पटाखे ना छुटाइए क्योंकि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसलिए हम, और अगर दीपावली के समय और पटाखे छुटाएंगे तो और वर्सन हो सकती है कंडीशन, और ज़्यादा क्या कहते हैं एयर क्वालिटी बढ़ सकता है और बहुत ज़्यादा मोस्ट सीवियर कैटेगरी में जा सकता है, हज़ार्डस कैटेगरी में जा सकता है। इसलिए उन्होंने ग्रीन क्रैकर्स भी हैं उनको भी अलाउ नहीं किया है, उन पर भी बैन लगा दिया है कि वो भी नहीं छुटाए जा सकते, वो भी लोग यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ आप दीपावली बाय परफॉर्मिंग लक्ष्मी पूजा एट देयर होम इंस्टीड ऑफ बर्स्टिंग क्रैकर्स, कि पटाखे छुटाने से अच्छा है आप लक्ष्मी पूजा घर पे करिए दीपावली में, क्योंकि हम सभी को सांस लेनी है और हवा सबको ज़रूरत है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है एनजीटी रिजर्व्स ऑर्डर ऑन क्रैकर बैन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑन थर्सडे रिजर्व इट्स ऑर्डर ऑन प्ली सीकिंग रेमेडियल एक्शन अगेंस्ट पॉल्यूशन कॉज ड्यू टू फायर क्रैकर्स। ये जो रेमेडियल एक्शन लेना चाहिए पॉल्यूशन जो होता है फायर क्रैकर्स के द्वारा, उसके लिए, तो उन्होंने अभी भी अपने ऑर्डर को रिजर्व किया है कि अभी उन्होंने ऑर्डर कोई दिया नहीं है, जल्दी ऑर्डर आ सकता है क्रैकर बैन पर। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसे स्टैब्लिश किया गया था 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के दौरान। ये सिविल इन्वायरमेंटल मैटर्स को देखता है जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड होते हैं। ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पे वर्क करता है और किसी सिविल प्रोसीजर पे बाउंड नहीं रहता। ये, इसमें एक चेयरपर्सन होता है, जुडिशियल मेंबर्स, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। जो चेयरपर्सन होता है वो अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके। एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए। एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम 20 जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं। ये क्या कहते हैं 7 लॉज हैं, इनके तहत क्या कहते हैं जो जितने भी सिविल एनवायरमेंटल मैटर्स होते हैं उन पर डिसीजन लेता है एनजीटी। ये आप देख सकते हैं ये 7 लॉज, ये 7 लॉज ही ऐसे हैं जो कहते हैं उन्हें एनवायरमेंटल मैटर्स में डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल आता है द फॉरगॉटन फैक्ट ऑफ चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। ये जो पिछले महीने ही जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हुआ था कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उसकी एनिवर्सरी थी 26 अक्टूबर 1947। तो कहते हैं वही, कहते हैं इसमें वही बात की गई है, वो क्या था उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें कहा गया है, जैसे हमने देखा कि जैसे जब से 370 हटा और रीऑर्गेनाइजेशन हुआ जम्मू कश्मीर का, तब से चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक इशू चालू हुआ इंडिया के साथ। पाकिस्तान ने सॉलिडरिटी विद द पीपल ऑफ कश्मीर कहा कि वो कश्मीर के लोग उसके हैं, और हमने देखा कि FATF लिस्ट में अभी भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, और कहा जा रहा है कि अगर वो अपने कंप्लीट नहीं करता टास्क तो ब्लैक लिस्ट में आ सकता है। तो इसमें FATF क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं पहले, फिर आगे का डिटेल देखेंगे। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बनाया गया था 1989 में G7 के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहते हैं OECD हेडक्वार्टर्स इन पेरिस के साथ ही है। इसमें 12 महीने में क्या कहते हैं इसकी प्रेसिडेंसी रोटेट करती रहती है। FATF में 2019 में 37 मेंबर जुरिडिक्शन थे। इंडिया ऑब्जर्वर था 2006 में FATF का, लेकिन फिर फुल फ्लेज मेंबर बन गया ऑन जून 25 2010 में। इसे 34th मेंबर था, जो इस वक्त 37 मेंबर है उसमें 34th मेंबर FATF का इंडिया था। EEJ में रीजनल बॉडी कंप्राइजिंग 9 कंट्रीज जैसे इंडिया, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, ये एक एसोसिएट मेंबर है FATF का। व्हाट इज़ द रोल ऑफ FATF? क्या ये जो राइज ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल राइज के कारण जो फाइनेंशियल क्राइम्स इंक्रीज होता है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज़, उनको रोकने के लिए वर्क करता है। इसकी क्या ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट क्या है? ब्लैक लिस्ट जो कॉल फॉर एक्शन जहाँ पे नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या टेरिटरीज होती हैं उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। ग्रे लिस्ट जहाँ पे टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग
की एक्टिविटीज़ होती है जिन कंट्रीज़ में, उनको FATF की ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। उनको कुछ टास्क दिए जाते हैं, अगर आप वो कंप्लीट नहीं कर पाते तो उन्हें ब्लैक लिस्ट में किया जाता है और उनको फंड्स भी नहीं मिलते और वो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज टेरिटरीज में चले जाते हैं। चलिए आगे का एडिटोरियल देखते हैं। आगे के एडिटोरियल में लिखा है कि चाइना ट्रीट्स द जेके इशू एज अ बायलैटरल डिस्प्यूट लेफ्ट ओवर हिस्ट्री। क्या कहते हैं कि चाइना ट्रीट करता है जम्मू कश्मीर के इशू को एक बायलैटरल इशू इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो पहले ही से चला आ रहा है और वो चलता रहेगा जब तक अच्छे से रिजॉल्व नहीं होता। इसमें यह भी लिखा है कि जो चाइना ने ऑक्युपाई किया लगभग 5,180 स्क्वायर किलोमीटर इन द शांगन वैली, जो पड़ती वहाँ पे ऑक्युपाई किया उन्होंने। इसमें यह भी लिखा है चाइना एंड पाकिस्तान हैव colluded to obfuscate these facts even as these broadly promote the China Pakistan economic corridor। कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान दोनों ही प्रमोट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं। जैसे हमने देखा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो पार्ट्स ऑफ इंडियन टेरिटरी अंडर देयर रिस्पेक्टिव ऑक्यूपेशन की जो रन करता है कई इंडियन टेरिटरी पे, जो कहते हैं कई रिस्पेक्टिव ऑक्यूपेशन, कई कई अलग अलग तरह के काम के लिए। तो इसमें देख लेते हैं CPEC है क्या, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो मल्टी बिलियन डॉलर बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है, कहते हैं जिसे बनाया जा रहा है। ये चाइनीज प्रेसिडेंट जो जिनपिंग है उनके द्वारा शुरू किया गया था। ये 3,000 लॉन्ग किल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो इसमें हाईवेज है, रेलवेज है, पाइपलाइंस है और लेटेस्ट इरिटेंट इन द इंडिया चाइना रिलेशनशिप। कहते हैं इसे प्रपोज किया गया था हेवली सब्सिडी लोन, जो कहते हैं एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया, चाइना डेवलपमेंट बैंक और इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया इनके द्वारा मिलेगा। ये CPEC इवेंचुअली एम करता है जैसे ग्वादर इन साउदर्न वेस्टर्न पाकिस्तान और जो चाइना का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है जिनजैक, उसको कनेक्ट करना हाईवे या रेलवे से। ये CPEC का मोटिव है मेन। आगे के एडिटोरियल में लिखा है कि जैसे हमने देखा, जो पूरा इसमें वही बताया गया पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में, क्या कनेक्शन है चाइना के साथ। कहते हैं जैसे हमने देखा था कि जो प्रॉमिस एग्रीमेंट हुआ था 2 मार्च 1963 को, कहते हैं पाकिस्तान और कहते चाइना के बीच में है, उसी तरह ही कहते हैं अभी हमने देखा कि हमने एट लास्ट उसमें कहा गया कि एनिवर्सरी हमने अभी मनाई 26 अक्टूबर को, कहते हैं जो एक्सेशन की हुई थी, वो एक तरह का रिमाइंडर हो सकता है चाइना इलीगल टेरिटरियल ऑक्यूपेशन, कि चाइना ने कैसे इलीगली कहते हैं इंडियन टेरिटरी के कुछ पार्ट्स को ऑक्युपाई किया है। तो कहते हैं ये उसी तरह का ही बात हो सकती है। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है द क्रूशियल एक्सपर्टीज ऑफ CAPF, कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बारे में ये बताया गया है क्या क्या उनकी एक्सपर्टीज होती है। मल्टीफेरियस एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे कई तरह की एक्टिविटीज़ के लिए उनको बुलाया जाता है। कोई भी डिज़ास्टर हो, कंट्री में आया हो, या किसी तरह का भी नेचुरल या मैन मेड हो, किसी तरह भी टास्क हो, तो उसमें इनको बुलाया जाता है CAPF को। कहते हैं लगभग हर, जैसे कोरोना वायरस टाइम में भी उनको बुलाया गया था, कई डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए बुलाया जाता है। एज अ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के लिए भी बुलाया जाता है। और भी कोई जैसे अभी जो लॉकडाउन में आइसोलेशन चल रहा था लोगों का, उसमें भी इनको रखा गया था जिससे लोग कोई ब्रेक ना करें रूल। इसमें ये भी लिखा है कि CAPF कंप्राइज करते हैं कई, जैसे सेंट्रल रिस्पेक्टिव पुलिस फोर्स को, पुलिस क्या कहते हैं सिक्योरिटी फोर्स को, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स और ITBP, ये इसको कंप्राइज करके CAPF बनाता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो इसमें वही पूरा बताया गया है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बारे में, इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है UGC इशूज गाइडलाइंस फॉर रीओपनिंग ऑफ कॉलेजेस, की UGC ने गाइडलाइंस दे दी है, कहते हैं रीओपनिंग ऑफ कॉलेजेस पे। ओनली 50% ऑफ स्टूडेंट्स विल बी अलाउड ऑन कैंपस एट अ टाइम, कि एक टाइम पे 50% स्टूडेंट्स ही अलाउड किए जाएंगे, कहते हैं कॉलेजेस में। इसमें वही कहा गया है रीओपनिंग ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी शुड स्टार्ट विद लाइब्रेरीज एंड लेबोरेटरीज, रिसर्च स्कॉलर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट एंड फाइनली स्टूडेंट्स, कि सबसे पहले लाइब्रेरीज खुलेंगी, फिर लेबोरेटरीज, रिसर्च स्कॉलर्स और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं और जो फाइनल स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाया जाएगा, ऐसा UGC ने कहा है। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जैसे बीटेक में, तो क्या कहते हैं और भी जो सब में है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो सबको क्या कहते हैं घर से ही पढ़ना है, ऑनलाइन और डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, कहते हैं उनको घर से ही ऑनलाइन ही लर्निंग चालू रहेगी और सिर्फ एक प्रेफर्ड मेथड बनाया जाएगा।
और इसमें ये भी कहा गया है जो बच्चा नहीं आना चाहता वो नहीं आ सकता है, ओनली 50% स्टूडेंट्स को आना है। और किसी कंसल्टेशन के लिए आना है अगर आपको टीचर के पास, तो वो भी आप आ सकते हैं, लेकिन स्मॉल ग्रुप्स में। इसमें ये भी लिखा है यूनियन होम मिनिस्ट्री ने दी है परमिशन, क्या कहते हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस खोलने के लिए अक्टूबर 15 से। लेकिन अभी कॉलेजेस की कोई गाइडलाइंस नहीं आई थी, लेकिन अब गाइडलाइंस आ गई है कि लोग सेवरल स्टेट्स ने भी अनाउंस कर दिया रीओपनिंग ऑफ कॉलेजेस और हाई स्कूल्स इस महीने से खुलने वाले हैं कई कॉलेजेस। तो इसमें यही बात की गई है। तो इसमें पूरा वही बताया गया है कि कितने बच्चे को आना है, कैसे आना है, सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, हमें मास्क पहने रहना है, सैनिटाइज करते रहना है हाथों को। तो इसमें वही बात की गई। इसमें ये भी लिखा है ओनली 50% ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रेंथ कुड बी अलाउड ऑन अ कैंपस एट अ टाइम, कि 50% स्टूडेंट्स को अलाउड किया जाएगा सिर्फ कैंपस में एट अ टाइम। और सभी को मास्क पहनना है, सैनिटाइजिंग, हैंड सैनिटाइजिंग प्रैक्टिस करनी है। आरोग्य सेतु ऐप क्या कहते हैं इंस्टॉल होना चाहिए आपके मोबाइल में। और क्या कहते हैं अभी भी कोई गाइडलाइंस हॉस्टल रीओपनिंग के लिए नहीं आई है, जो क्या कहते हैं अभी भी सोचने की बात है। और क्योंकि कोई देयर इज नो शेयरिंग ऑफ रूम्स एंड 14 डे क्वारंटीन आर इम्पोज ऑन द स्टूडेंट्स, कि अब कोई 14 डे क्या कहते हैं क्वारंटीन प्रोसेस नहीं है कि स्टूडेंट्स पे लागू हो। तो अब देखना है कि हॉस्टल्स के लिए गाइडलाइंस कब आती है, क्योंकि हॉस्टल्स के लिए अभी गाइडलाइंस नहीं आई, तो हॉस्टल्स अभी नहीं खुलेंगे, ऐसा इसमें बताया गया। तो इसमें वही पूरा बताया गया है कि जो कंटेनमेंट जोन में कॉलेजेस हैं वो नहीं खुलेंगे, और जो लोग कंटेनमेंट जोन्स में रह रहे हैं उनको भी कॉलेजेस में बुलाया नहीं जा सकता। वो लोग घर से ही सोच क्या कहते हैं ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। इसमें वही बात की गई। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।